तो क्वेश्चन करते हैं, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसके बाहर है ना। तो ये हेमिस्फीयर के बिल्कुल क्लोज बनाया है अपन ने डायग्राम में, पर ये ध्यान रहे कंसेप्चुअली कि ये बाहर है, चार्ज जो है बाहर है इसके। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस मतलब ये वाला कर्व्ड सरफेस। तो इसमें हेमिस्फीयर के दो सरफेस हो गए, एक तो फ्लैट ये वाला और एक कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस हेमिस्फीयर के दो सरफेस हैं, कर्व्ड सरफेस को सी बोल देते हैं और फ्लैट सरफेस को एफ बोल देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये चार्ज जो है वो कर्व सरफेस के बाहर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्लैट सरफेस, ये कितना होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यदि हम फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्लैट सरफेस निकाल लेते हैं तो उसका जो है ना, उसमें माइनस लगा करके फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस आ जाएगा, ठीक है। कर्व सरफेस के थ्रू निकालना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि है ना इसमें डीएस एक तो अलग अलग है, हर सरफेस के हर पोर्शन का डीएस जो है आप देख ही रहे हैं, है ना। इस पोर्शन का डीएस इस डायरेक्शन में होगा, इस पोर्शन का डीएस जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे डीएस अलग डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा है ना, वो थोड़ा सा निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो कोई भी चार्ज यदि आइसोलेटेड पड़ा हुआ है तो उसमें से टोटल फ्लक्स जो है वो कितना निकलता है, ठीक है। इस कोई भी एक चार्ज ले लिया और चार्ज के चारों तरफ हमने एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। तो यदि इस पे हम गॉस लॉ लगा दें तो इस चार्ज का यदि टोटल फ्लक्स यदि हम निकालते हैं तो क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स जो है वो चार्ज के बराबर होगा, है ना। इस कर्व्ड सरफेस पे गॉस लॉ लगा दी तो टोटल फ्लक्स कितना होता है? क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ज है इसमें से जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है, फाई टोटल बोल देते हैं, ये कितना निकल रहा है? प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, इस फ्लक्स में से फ्लैट सरफेस में से कितना पोर्शन निकलेगा ये अपने को निकालना है। तो फ्लैट सरफेस के एक्सट्रीम्स में से जो चार्ज वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, एक यहाँ निकलेगी और एक जो है वो यहाँ निकल गई। अच्छा, ये फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ पे एक सॉलिड एंगल बना रही, ठीक है। तो यदि ये ज्योमेट्रिक एंगल ये थीटा है, ठीक है, तो सॉलिड एंगल और ज्योमेट्रिक एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता था? अल्फा यदि सॉलिड एंगल है तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट अपन ने जो शुरू में मैथ्स के वीडियोस किए थे उसमें भी किया था, और मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम्स भी किए हैं जिसमें अपन ने सॉलिड एंगल को यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा कितना है, ये तो दिख ही रहा है कि भाई ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये थीटा जो है 45 डिग्री के बराबर है। तो ये सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा? 2 पाई 1 माइनस कॉस 45, तो ये हो गया 2 पाई 1 माइनस 1 बाय रूट 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई होता है, ठीक है। तो 4 पाई सॉलिड एंगल में टोटल फ्लक्स जो है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो जो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस ये कितना हो जाएगा? अल्फा अपॉन 4 पाई, है ना। सॉलिड एंगल जो ये फ्लैट सरफेस सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, सेंटर मतलब इस चार्ज पे, अल्फा अपॉन टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई इंटू टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो ये आया, इतना फ्लक्स जो है ये फ्लैट सरफेस के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है। तो कर्व सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा, इसी में माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाई थ्रू कर्व सरफेस इज माइनस ऑफ
phi through flat surface is equal to minus q by 2 epsilon naught 1 minus 1 by रूट 2। ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स आ गया थ्रू कर्व सरफेस और यही दिया हुआ है अपने को यहाँ पे। तो ये ए पार्ट ये इसका करेक्ट है। तो बाकी स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो बी स्टेटमेंट देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस, नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ऑल ओवर द सरफेस। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए दो एक्सट्रीम पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट जो क्लोजेस्ट है इसके और एक पॉइंट जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज के कारण, इसको यहाँ पे सपोज E1 बोल देते हैं, उसका डायरेक्शन ये होगा और इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये डायरेक्शन होगा और इसको सपोज E2 बोल देते हैं। अच्छा, ये तो दिख ही रहा है कि E1 का मैग्नीट्यूड जो है वो E2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है क्योंकि E1 ज्यादा पास है इसके। ठीक है, अब यदि E2 का हम नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे तो ये तो और कम हो जाएगा भाई, ये तो यहाँ पे ये एंगल भी है ना, कोई भी इसको एंगल थीटा नॉट बोल दें तो E2 cos थीटा नॉट है ना, तो ये तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो तो E2 cos थीटा नॉट, ये तो और भी कम हो जाएगा। तो ये तो ऑब्वियस है कि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस मतलब phi c प्लस phi f इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो गलत है ही क्योंकि टोटल कितना होगा, टोटल फ्लक्स तो जीरो ही होगा। ये तो स्टेटमेंट अपन ने यहाँ पे लिखी दिया। जीरो क्यों है, क्योंकि ये चार्ज जो है वो हेमिस्फेरिकल सरफेस के बाहर है ना। ये स्टेटमेंट बहुत क्रूशियल है। यदि ये इसको टच करके यदि रखा हुआ होता, मतलब चार्ज का कुछ पोर्शन बाहर, आधा पोर्शन बाहर होता और आधा पोर्शन हेमिस्फेरिकल स्फीयर के अंदर होता, तब कुछ और ही सिनेरियो हो जाता। ठीक है, बट हमको क्या बाहर दे रखा है, तो क्लियर ही है कि कर्व सरफेस फ्लैट सरफेस का ये टोटल जीरो है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। Circumference of the flat surface is at equipotential, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है ये सारे पॉइंट जो हैं। सर्कमफ्रेंस कौन सा हुआ, थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूं मैं डायग्राम को। ये सर्कमफ्रेंस क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस ये हो गया और सर्कमफ्रेंस का हर पॉइंट जो है वो इससे सेम डिस्टेंस पे है, तो सेम डिस्टेंस पे है तो इक्विपोटेंशियल भी होगा। ठीक है, सेम पोटेंशियल पे भी होगा, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ए और डी जो है इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं।